नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 19 जुलाई 2023। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन, जिसका पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया फ्रांस। इंडिया फ्रांस का संबंध जो है वो किस तरह से एक दूसरे को बांधे हुए है, इसका क्या कारण है। तो इसमें राइटर कहते हैं कि इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, इसमें क्लियर कहा गया है कि ये जो संबंध है ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। सबसे पहली शुरुआत 1976 में हुई थी फ्रांस के द्वारा। 2 बार वो भारत के दौरे पे आए, उसके बाद फिर 1980 में आए रिपब्लिक डे के गेस्ट के रूप में, उसके बाद फिर 2008 में आए, फिर 2009 में आए, उसके बाद और अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया है बैलिस्टिक डे के परेड के लिए। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिससे हमारे संबंध को प्रगाढ़ करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। इसको विस्तार से देखते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। भारत फ्रांस संबंध। तो भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के बैस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। यह यात्रा फ्रांस के साथ 25 सालों की रणनीतिक साझेदारी के साथ मेल खाती है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के क्या क्या महत्व हैं। तो इन्वेस्टमेंट, निवेश में वृद्धि होगी। इस यात्रा से चीन से दूर फ्रांस और यूरोपीय आर्थिक संबंधों में विविधता लाने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस यात्रा से भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा और भारत को एशिया में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को स्थिर करने में मदद मिलेगा। अब आगे देखते हैं भारत फ्रांस संबंधों का वर्तमान विश्लेषण क्या है। तो विशेषताएं हैं, दोनों देशों के बीच संबंध, रणनीतिक स्वायत्तता, स्वतंत्र विदेशी नीतियां और बहुध्रुवीय दुनिया की साझा दृष्टि की विशेषता है। इसका मतलब है कि जो मल्टी डायमेंशनल, पहले के समय में सिर्फ अमेरिका एक वर्ल्ड का हेड था, लेकिन अभी अमेरिका, रसिया, चाइना, ये 3 अलग अलग हो गए हैं और भारत चाहता है कि सभी से एक बेहतर संबंध स्थापित रहे, जिसमें फ्रांस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सुरक्षा के उद्देश्यों से भी देखा जाए तो भारत जर्मनी संबंधों के विपरीत जो व्यापार पर केंद्रित है, वहीं भारत और फ्रांस सुरक्षा उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है। जहां भारत और जर्मनी का जो संबंध है वो मुख्यतः व्यापार संबंधित है, वहीं भारत अभी फ्रांस से बहुत सारे सुरक्षा संबंधी उपकरण का भी आयात कर रहा है। फ्रांस ने भारत को रूस और अमेरिका से परे अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं के पूल में विविधता लाने में मदद की है। जब भारत पर अतीत में प्रतिबंध लगाए गए थे, जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया था, तो अमेरिका जो था वो भारत पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था। वहीं रूस जो है वो हमेशा से प्रयास करता है कि जो उसके पुराने आउटडेटेड जितने भी उपकरण है डिफेंस के, वही भारत को वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को उसको मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्च होता है। तो उससे अलग फ्रांस जहां तक नई तकनीक, आधुनिक तकनीकों को लैस अनेक प्रकार के उपकरण जो दे रहे हैं, ये भारत और फ्रांस के संबंधों की प्रगाढ़ता को सुनिश्चित करता है। चीन को संतुलित, विदेशी मंच पर चीन को भी संतुलित करना एक आवश्यक कड़ी है। इस रिश्ते का उद्देश्य हिंद महासागर चीन के प्रभाव को संतुलित करना और चीन के विस्तारवाद, मतलब कि जो वन रोड वन बेल्ट का जो योजना है चीन का, उसको संतुलित करना। यह भी वर्तमान समय में पीओके से जो लेके जा रहा है, जिसमें अभी हाल में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत ने पूर्णतः इसका असहमति जताई, क्योंकि पीओके जो है वो भारत से संबंधित है और उस क्षेत्र का कोई भी डिसीजन भारत द्वारा ही लिया जाएगा। बिना भारत के परमिशन से वहां पे रोड बनाने के लिए भारत पूर्णतः खिलाफ है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी में हाल के दिनों में संयुक्त रणनीति दृष्टिकोण, रसद समर्थन, समझौते और सैन्य अभ्यास के माध्यम से प्रगति देखी गई है। अभी वर्तमान समय में भी भारत और फ्रांस में अनेक विविध आयामों से, अनेक तरीके से दोनों के संबंध में प्रगाढ़ता आ रही है। व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, वहीं आयात निर्यात के संबंधों में भी वृद्धि हो रही है और अभी सैन्य अभ्यास भी दोनों देशों के साथ लगातार किया जा रहा है, जिससे दोनों के संबंध में और मजबूत हो रहे हैं।
अब देख लेते हैं भारत फ्रांस संबंध के कौन कौन से आयाम हैं। ऐतिहासिक संबंध, भारत और फ्रांस के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आधुनिक युग में भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1947 में भारत को स्वतंत्रता के बाद से स्थापित हुआ, और रणनीतिक संवाद जो है 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक वार्ता में शामिल होने वाला पहला देश है। मैंने अभी बोला ना, जब यूएसए जो था वो 1998 में भारत जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय यूएसए अनेक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था भारत पे। उसी समय फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अन्य देशों के विपरीत फ्रांस ने भारत पर द्विपक्षीय प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया और इसके बजाय भारत की सुरक्षा चिंताओं के बारे में गहरी समझ दिखाई। अब देख लेते हैं रक्षा सहयोग। डिफेंस के क्षेत्र में फ्रांस द्वारा कौन कौन सा सहयोग किया जा रहा है। 2017 से 2021 में फ्रांस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, फ्रांसीसी और स्कॉर्पियन पनडुब्बी और राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वरुण नौसेना, गरुड़ वायुसेना और शक्ति सेना जैसे ये 3 प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास भी दोनों देशों के साथ अभ्यास किया गया है। संयुक्त विनिर्माण, टाटा समूह ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 सामरिक परिवहन विमान के निर्माण के लिए एयरबेस के साथ समझौता किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारत में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा डिफेंस के क्षेत्र में। अब देख लेते हैं आर्थिक सहयोग। तो विनिर्माण के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे फ्रांस के द्वारा। 2021-22 में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। डिफेंस के क्षेत्र में दूसरा आपूर्तिकर्ता है और विदेशी निवेशक के रूप में 11वां देश है। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। असैनिक परमाणु सहयोग, भारत और फ्रांस ने एक नागरिक परमाणु समझौता 2008 पर हस्ताक्षर किया, जिससे फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ऐसा समझौता करने वाला देश बन गया। पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका जो नागरिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किया था, अब दूसरा बन गया भारत और फ्रांस ने एक नागरिक परमाणु समझौता 2008 पर हस्ताक्षर किया तो दूसरा देश बन गया। 6 EPR यूरोपीय दबाव युक्त रिएक्टर, मतलब कि यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जैतपुर महाराष्ट्र। ये जो रिएक्टर है ये जैतपुर महाराष्ट्र में है के निर्माण में फ्रांस का भी इन्वेस्टमेंट मिला है। परमाणु ऊर्जा में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एवं डेवलपमेंट में भी फ्रांस का बहुत सहयोग मिल रहा है वर्तमान के समय में, जिससे हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हांस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग, वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त प्रयास। जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं, चाहे चीन का विरोध करना हो या फिर यूक्रेन का भी मुद्दा हो या फिर यूरोपियन यूनियन का बंटवारा हो गया या फिर यूनाइटेड किंगडम में घुसते हुए अवैध शरणार्थी हो गया उसका मुद्दा हो गया, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, इन वैश्विक मुद्दों पर हमेशा से फ्रांस ने भारत का सहयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को फ्रांस का समर्थन मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए भी फ्रांस ने समर्थन किया है। जलवायु परिवर्तन, अभी मैंने बोला, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके आतंकवाद विरोध सबसे बड़ा मुद्दा है। इन सभी ज्वलनशील मुद्दों पर फ्रांस हमेशा भारत के समर्थन में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी संयुक्त पहल में भी फ्रांस समर्थन करता है भारत का। उसके बाद समुद्री सहयोग देख लेते हैं। एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में साझेदारी होगा, जिसमें भारत, फ्रांस, यूएई, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे। भारत, फ्रांस, यूएई त्रिपक्षीय पहल का उद्देश्य अफ्रीका के पूर्वी तट से
सुदूर प्रांत तक समुद्री डोमेन जागरूकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये क्षेत्र जहां पे रेड सी है, ये पूर्वी क्षेत्र है अफ्रीका का, इसी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना है। इंडो और सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना है, जिससे कि चाइना को हम काउंटर कर सकें। और इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष का निर्माण किया गया है फ्रांस और भारत के बीच में सितंबर 2022 में। अब देख लेते हैं अंतरिक्ष सहयोग। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में सहयोग। बेहतर सहयोग के लिए इसरो, CNES के बीच संयुक्त कार्य समूह जैसे नियोजित संयुक्त मंगल मिशन को भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। उपग्रह प्रक्षेपण, पृथ्वी अवलोकन मिशन और अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन के लिए भी दोनों देश समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन की योजना बनाई गई है। अब शिक्षा और संस्कृति के आदान प्रदान के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच शैक्षणिक, अकादमिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता को मंजूर किया जा रहा है। उसके अनुवर्ती ज्ञान शिखर सम्मेलन पर भी समझौता किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में। अब देख लेते हैं पर्यावरण के लिए सहयोग। भारत और फ्रांस ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए जनवरी 2021 में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की, जिसमें हरित हाइड्रोजन अभी सबसे बेहतर फ्यूल है, जिससे कि हमारा जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको भी हम सुरक्षित रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं। नीली अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अनुसंधान पर भारत फ्रांस की पहल देखी जा सकती है। अब फ्रांस और भारत के रिश्ते में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसमें है भारत और फ्रांस के बीच मुक्त व्यापार समझौता अभी भी नहीं हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी नहीं हुआ है, जो बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को सीमित करता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है ये सीमित हो जाता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भी दोनों देशों के बीच साइन नहीं हुआ है। साथ ही फ्रांस के पक्ष में व्यापार असंतुलन भी है। भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार जो है वो पूर्णतः संतुलित नहीं है। फ्रांस भारत को अधिक निर्यात करता है। इसके अलावा फ्रांस ने कई बार WTO, जलवायु शिखर सम्मेलन और भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा भारत के रुख पर चिंता व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में WTO में भारत के विरुद्ध कभी कभी खड़ा होता है फ्रांस द्वारा, जो भारत और फ्रांस के संबंधों को सीमित करता है। निष्कर्ष, जबकि सैन्य सहयोग महत्वपूर्ण बना हुआ है, भारत फ्रांस संबंध हथियारों की बिक्री से आगे बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और भारत प्रशांत में लघु पक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की खोज जैसी पहल इसकी साझेदारी में अतिरिक्त आयाम ला सकती है। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि भारत अपने आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है। भारत और फ्रांस इस क्षेत्र में भी सोच सकते हैं। तो ये था जो पहला आर्टिकल दिया गया था हिंदू में, भारत और फ्रांस की जो अभी संबंधों की प्रगाढ़ता हो रही है उसको हमने एक मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं अगला। तो दूसरा आर्टिकल है अ पुश फॉर GM मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ। अब GM मस्टर्ड के बारे में पहले बेसिक समझ लेते हैं। हाल ही में अनुवांशिक रूप से संशोधित GM सरसों द्वारा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 का क्षेत्र में परीक्षण किया गया और इसे अधिक उत्पादक पाया गया। DMH11 किस्म का उत्पादन मधुमक्खियों की प्राकृतिक परागण प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों क्या क्या हैं? तो GM फसलें उन फसलों से प्राप्त होती है जिसके जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है, आमतौर पर किसी अन्य जीव से अनुवांशिक सामग्री डालकर इसे नए गुण प्रदान करने के लिए, जैसे कि उपज में वृद्धि, जिससे उपज में वृद्धि हो सके, शाकनाशी के प्रति रोग से बच सके, सुखाव से बचाव हो सके, इसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर सके और बेहतर पोषण मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और किसानों का
प्रॉफिट हो सके। इससे पहले भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास की व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी थी। ये सेकेंड क्रॉप है हमारा जिसे हमने मंजूरी दी है, जीएम मस्टर्ड। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यवसायिक उपयोग के लिए जीएम सरसों की सिफारिश की। जीएम सरसों क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण है। DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वर्णा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा द्वितीय सरसों के मिश्रण का परिणाम है। इसी तरह का यह संशोधित जो जीएम सरसों है इसी दोनों तरीके से बनाया गया है। इसमें बैसिलस एमाइलोली कफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग किए गए दो विदेशी जीन वार्नेज और वार्स्टार शामिल हैं, जो उच्च उपज वाले वाणिज्यिक सरसों संकर के प्रजनन को सक्षम बनाते हैं। वर्णा में वार्नेज एक अस्थायी बांझपन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर पाता है। ये याद रखिएगा, स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर पाता है। हीरा में वार्स्टार वार्नेज के प्रभाव को रोकता है, जिससे कि बीज पैदा होता है। DMH11 ने राष्ट्रीय जांच की तुलना में लगभग 28% अधिक और क्षेत्रीय जांच की तुलना में 37% अधिक उपज दिखाई। इसके उपयोग का दावा किया गया है और GEC द्वारा अनुमोदित किया गया है। वारजीन संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखता है। वारजीन याद रखिएगा, ये आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखेगा। अब देख लेते हैं कि वार्नेस और वार्स्टार प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। तो संकर बीज उत्पादन के लिए एक कुशल पुरुष बांझपन और प्रजनन क्षमता वाली प्रणाली की आवश्यकता होती है। सरसों में वर्तमान में उपलब्ध पारंपरिक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक पुरुष बांझपन प्रणाली में कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में बांझपन के टूटने की सीमाएं हैं, जिससे कि बीज की शुद्धता कम हो जाती है। जो बीज होती है उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड वार्नेज वार्स्टार प्रणाली सरसों में संकर बीज उत्पादन के लिए कुशल और मजबूत वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। भारत में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट ने वार्नेस वार्स्टार सिस्टम में कुछ बदलावों के साथ एक सफल प्रयास किया है, जिसकी परिणति जीएम सरसों हाइब्रिड MH11 के विकास में हुआ, जो 2008 से 2016 के दौरान आवश्यक नियामक प्रणाली प्रक्रिया से गुजर चुका है। जीएम सरसों क्यों जरूरी है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। भारत का घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए भारत तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत का जो तेल का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी की पूर्ति के लिए हमें जीएम सरसों की जरूरत है। इसने अंततः विदेशी मुद्रा में कमी का नेतृत्व किया है। कृषि आयात पर विदेशी मुद्रा की बर्बादी को कम करने से बेहतर है कि हम जीएम फसल को प्रमोट करें, बशर्ते वो हमारी मिट्टी के गुणों को प्रभावित ना करे, सस्टेनेबल रहे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। भारत में तिलहन फसलों जैसे कि सोयाबीन, रैपसीड सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता इन फसलों की वैश्विक उत्पादकता से बहुत कम है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भारत में तिलहन फसलें उगाई जाती है वो वैश्विक जो मानदंड है उससे बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन होता है भारत में। तो इसके पीछे हमें मिट्टी का सही तरीके से जांच करना चाहिए, उसके अनुसार से उसका खाद का रेशियो सही करना चाहिए। जो फसलों के लिए खाद हम लोग सरकार प्रोवाइड कराती है उसके लिए सब्सिडी सही से दे और नियमित रूप से इसकी जांच हो, और जब इसका प्रोडक्शन हो तो इसको पहुंचाने के लिए और इसके कोल्ड स्टोरेज का भी बेहतर निर्माण किया जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। ज्यादा से ज्यादा अभी इंटरनेट का समय है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक किया जाए कि इन तिलहन के फसलों को और कितना बेहतर से उगाया जाए जिससे प्रोडक्शन और बेहतर हो सके। आनुवांशिक रूप से विविध माता पिता के संस्करण से
उपज और अनुकूलन में वृद्धि के साथ संकर मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पैदा होता है। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जीएम फसलों का इतना साइड इफेक्ट है, इसकी कितनी चिंताएं हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो तकनीकी के निर्माण में उपयोग किए गए 3 जीन वार्नर से वारस्टार और वार की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। निर्धारित दिशा निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए 3 वर्ष, BRL1 के 2 वर्ष और BRL2 को 1 वर्ष के लिए फील्ड परीक्षण आयोजित किए गए हैं। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएम सरसों की विषाक्तता, एलर्जी, संरचना विश्लेषण, क्षेत्र परीक्षण और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों पर व्यापक शोध से पता चला कि वे भोजन और फीड उपयोग के साथ साथ उत्पादन के लिए सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये शोध से पता चला है कि ये भोजन और फीड उपयोग के लिए सुरक्षित है। यह क्लियर है। DMH11 में बार जीन है जो शाकनाशी सहनशीलता के लिए जिम्मेदार है। शाकनाशी सहनशीलता के संबंध में वार जीन की प्रभावशीलता सवालों के घेरे में है। जो शाकनाशी सहनशीलता है ये सवालों के घेरे में है। अब आगे देखते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का क्या महत्व है, जीएम क्रॉप्स का क्या महत्व है। तो आनुवांशिक रूप से विविध पौधों के संकरण से उपज और अनुकूलन में वृद्धि के साथ संकर पैदा होता है। एक घटना जिसे हाइब्रिड बिगोर हेटेरोसिस के रूप में जाना जाता है, जिसका चावल, मक्का, मोती बाजार, सूरजमुखी और कई सब्जियों जैसे फसलों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि सामान्यतः संकर फसलें पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20 से 25% अधिक उपज देती है। परंतु सबसे बड़ी चिंता यह है कि जीएम फसलों की जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई नई बीमारी आती है तो उसे झेल नहीं पाता और पूरा का पूरा जो जीएम क्रॉप है पूरा जीन ही समाप्त हो जाता है। तो इससे सुरक्षा के लिए भी अनेक तरह का अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया जा रहा है। जब ये पूर्णतः खरा उतरेगा सारे जांच में तभी इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हाइब्रिड तकनीक देश में रैपसीड सरसों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सही बात है कि जीएम क्रॉप तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उस तरह से उसे डिजाइन ही किया जाता है कि वो सूखा से सुरक्षित रखे, कम पानी में भी ये अच्छे से उपज जाए। उसके बाद कीटनाशक भी रहता है इसमें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है इसमें। ये सारी चीजें तो है जीएम क्रॉप्स के लिए, लेकिन बस ये इंसानों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। अगर ये जीएम जो सरसों है, जीएम सरसों बहुत से जांचों में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस पे विचार किया जा रहा है कि जो हम भारत से खाद्य पदार्थ मंगाते हैं, जो तिलहन का सामान मंगाते हैं, जो हम अपना फॉरेन रिजर्व जो है कम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने जीएम क्रॉप्स को उगाने में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए और हमारी समस्या कम हो जाए। तो यह था जीएम क्रॉप का आर्टिकल। अब देखते हैं आगे। हमारा तीसरा आर्टिकल है इंडिया यूएई डील विद टू ट्रेड विथ रुपीज, मतलब कि भारत और यूएई द्वारा जो अब व्यापार होगा वो रुपया में होगा। हम अपने ही करेंसी में व्यापार को कर सकते हैं। तो इसको आगे पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं खबरों में क्यों है। तो इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विथ रुपीज, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और सऊदी अरब अमीरात दिराम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर प्रधानमंत्री की हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस जो हस्ताक्षर हुआ इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो प्रमुख समझौते क्या हैं। तो LCSS, इसमें सभी चालू खाता करेंट अकाउंट और अनुमत पूंजी खाता लेन देन में शामिल होंगे। LCSS निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और INR ID
विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम बनाएगा। इससे संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों द्वारा प्रेषण, जो रेमिटेंस भेजा जाता है, जो भारत के लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, वे जो पैसे भेजते हैं वो भारतीय पैसे में ही भेज सकते हैं, भारतीय करेंसी में ही भेज सकते हैं। तो भारतीय द्वारा प्रेषण सहित लेन देन लागत और निपटान समय में कमी आएगी, जिससे कि फिर जो हमारा वर्ल्ड मार्केट है उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, डॉलर पे हमें पूरा निर्भरता जो है कम होता जाएगा। भारत अपने चौथे सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति संयुक्त अरब अमीरात से तेल और अन्य वस्तुओं के आयात के भुगतान के लिए इस तंत्र का उपयोग कर सकता है। सबसे ज्यादा तेल की जरूरत भारत को होती है, जो भारत 3-4 देशों से लेता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी महत्वपूर्ण उपलब्ध करता है, आपूर्ति करता है। यूपीआई और आईपीपी दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूएई के इंटेंडेड पेमेंट प्लेटफॉर्म और रुपे स्विच और यूएई स्विच के साथ जोड़ने पर सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है। यूपीआई आईपीपी लिंक दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तेज, सुरक्षित और लागत प्रभावी सीमा पार स्थानांतरण करने में सक्षम बनाएगा। कार्ड स्विचों को जोड़ने से घरेलू कार्डों की पारस्परिक स्वीकृति और कार्ड लेन देन की प्रक्रिया में आसानी होगी। समझौता ज्ञापनों पर आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के संबंधित गवर्नरों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिससे कि भारत और यूएई के बीच में लेन देन करने में उनका स्वयं का मुद्रा ही आसानी से उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा और उस पर कोई ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगेगा, एक्सचेंज टैक्स नहीं लगेगा। जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं उसका बचाव होगा। दोनों देशों का आर्थिक लाभ भी इसमें होगा। वे भारत के स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को यूपीए के भुगतान मैसेजिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का भी पता लगाएगा। अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा आईआईटी दिल्ली का एक परिसर। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। इसमें आईआईटी गो ग्लोबल अभियान में एक अतिरिक्त है। यह आईआईटी मद्रास जांजिबार तंजानिया के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर होगा। ऊर्जा और स्थिरता एआई, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, गणित और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग विज्ञान और मानविक के अन्य विषयों जैसे कई क्षेत्रों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम के साथ 2024 से डिग्री की पेशकश की जाएगी, जिससे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विदेशों में प्रसार होगा। ये एक सकारात्मक कदम है। रुपया आधारित सीमा पार लेन देन का क्या महत्व है? भारत भारतीय निर्यातकों के घाटे को सीमित करने के लिए रुपया आधारित व्यापार में विनिमय एक्सचेंज रेट, अभी मैंने बोला था, जोखिम को कम करने का एक तरीका तलाश रहा है। रुपया आधारित लेन देन डॉलर की मांग को कम करेगा, जिसके लिए रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत के ठोस नीतिगत प्रयास का हिस्सा है। रूस के अलावा अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, श्रीलंका और बांग्लादेश के देशों ने भी रुपये को, कौन कौन? रूस है, अफ्रीका है, गल्फ कंट्री है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, ये दोनों नेबर कंट्री है हमारे, रुपया के संदर्भ में व्यापार की रुचि व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थानीय मुद्रा में निपटान की आरबीआई की योजना से आयातकों को में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी, जिसे भागीदार देश के संवाददाता बैंक के विशेष खाते में जमा किया जाएगा, जबकि निर्यातकों को नियमित विशेष खाते में शेष राशि के लिए भुगतान किया जाएगा। अब देख लेते हैं राजनयिक पक्ष। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, 1972 में ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गया था। द्विपक्षीय संबंधों को तब और अधिक बल मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से दोनों देशों के बीच में एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। इसके अलावा जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की यात्रा भी हुई। यह सहमति हुई कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया जाएगा। इससे भारत यूएई की व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए बातचीत शुरू जो हुआ था उसमें गति मिला।
द्विपक्षीय जो व्यापार है 2022-23 में भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $85 बिलियन का था, जिससे कि यूएई 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया। ये याद रखिए, निर्यातक गंतव्य, ये याद रखिएगा, निर्यातक गंतव्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और यूएई 2022 में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। इससे भारत की जो आवश्यकता है इससे आसानी से पूरी हो सकती है। भारत की जो तेल की आवश्यकता है वो यूएई द्वारा बहुत हद तक पूरा किया जाता है। 2022 में भारत पहला देश बन गया जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत पहला देश है जिसके साथ व्यापक आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया यूएई के द्वारा। तो यूएई जो अपनी अधिकांश खाद्य आवश्यकताओं का आयात करता है, ने भारत में फूड पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन देने का वादा किया है। कई भारतीय कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में सीमेंट, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारतीय कंपनियां विदेशों में जाएंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। सीमेंट, निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए या तो संयुक्त उद्यम बनाए गए के रूप में बनाया गया या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाई का स्थापना किया गया। आगे देख लेते हैं। कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खान पान, स्वास्थ्य, खुदरा और शिक्षा क्षेत्रों में भी निवेश किया। अब रक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं भारत और यूएई का संबंध कौन कौन से रक्षा अभ्यास दोनों देशों के बीच में होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात में बिलाट द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया जाता है भारत और यूएई के बीच में। उसके बाद डेजर्ट ईगल द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास किया था। डेजर्ट ईगल, ईगल जो है पक्षी है तो ये हो गया एयर में। बिलाट जो हो गया ये समुद्र में चलता है तो ये नेवी वाला हो गया। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 यूएई में। बहुपक्षीय पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का द्विवार्षिक बहुपक्षीय वायु युद्ध परीक्षण अभ्यास। लाल झंडा संयुक्त अरब अमीरात का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास। ये सब उतना रिलेवेंट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। भारत यूएई एलसीएसएस संभावित रूप से अन्य द्विपक्षीय मुद्रा समझौता के लिए अग्रदूत के रूप में काम कर सकता है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विचार प्रशंसनीय है, हालांकि इसकी वास्तविक सफलता दोनों देशों के व्यवसाय द्वारा इसे अपनाने की सीमा पर निर्भर करेगा। प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहयोग और भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। तो ये था भारत और यूएई के संबंध के बीच में कौन कौन से रिलेवेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग के लिए। तो आज के लिए मेरा ये 3 आर्टिकल था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर वीडियो देखें और बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो मेरा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।